Assalamualaikum students, welcome back to our online classes, and in this video we will see our chapter number 6 जो हमारा चल रहा है अभी ऑब्जेक्ट आधारित ख्याल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। ओके, उसमें चैप्टर 6 उसका पार्ट 4 है। ये अभी तक 3 वीडियो हमने इस चैप्टर के देख लिए अभी तक, और गुणभार की बात करें तो 8 मार्क्स के एमसीक्यू इस चैप्टर में से आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर का ये वीडियो। तो अभी तक जो हमने इस चैप्टर में स्टार्टिंग किए थे इंट्रोडक्शन से, कि बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ होता है। एक होता है प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग। ओके, अब हमारा जो सिलेबस है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर है। ऑब्जेक्ट आधारित जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो सबके ऊपर है हमारा, उसमें भी हमको सिर्फ जावा ही पढ़ना है। और बाकी एग्जाम्पल की बात करें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहलाती है उसमें है C++, C#, सी, जावा, VB.NET, ASP.NET, PHP, ये सब क्या है OOP जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आएगी तो उसमें कुछ चीज़ें आएगी जैसे कि ऑब्जेक्ट, उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स, उसका स्टेट मतलब उसका बिहेवियर, ओके, उसकी मेथड और क्लास। उसके बाद हमने देखा था क्लास डायग्राम जिसमें था UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ओके, मोस्ट टाइम पे आपके एग्जाम के लिए फुल फॉर्म है UML का फुल फॉर्म यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। उसकी सिंटेक्स थी कि यहाँ पे विजिबिलिटी हमको रखनी है कि उनका जो मेथड हमने जो डिफाइन की है, जो सिंटेक्स हम बनाएंगे क्लास की, उसमें उसको विजिबल कितना रखना है, उसको कितने लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है हमको। तो वो सिक्योरिटी के लिए हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन थे, मैंने बताया था, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और पैकेज। 4P जिसमें आते थे, ये आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, 4P आगे भी आएंगे आपके, बट आपको अभी सिर्फ उसका सिंबल याद रखने के। सिंबल का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा इसमें से, कि प्राइवेट है अगर मतलब अंगत है तो उसके लिए माइनस की साइन, सुरक्षित है मतलब प्रोटेक्टेड है अगर तो उसके लिए हैश की साइन, पब्लिक है मतलब जाहिर है तो उसके लिए प्लस की साइन, और अगर पैकेज है तो उसके लिए टिल्ड की साइन। ओके, अब आगे बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि ये टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी, कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये 4 चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें अगर है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तो उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ये 4 में से कोई भी एक चीज़ नहीं है, ये चारों चीज़ें नहीं है तो हम उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे नहीं, उसको फिर हम बोलेंगे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो वो 4 चीज़ें कौन सी? सबसे पहला आएगा डेटा एनकैप्सुलेशन, या एनकैप्सुलेशन खाली कहेंगे। ओके, उसके बाद नंबर 2 पे है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, नंबर 3 पे है पॉलीमॉर्फिज्म, और नंबर 4 पे आएगा हमारा इनहेरिटेंस। ओके, तो वन बाय वन सबको देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, नंबर 1 पे है एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन એટલે કે પ્રક્રિયાગત પ્રોગ્રામિંગ એટલે કે પ્રોસિજરલ પ્રોગ્રામિંગ थी जो पहले, उसमें क्या था, तो उसमें प्रोग्रामના કોઈ પણ ભાગમાં ડેટાની કિંમત બદલી શકાય છે। उसमें क्या था, अभी बात करें हम लोग के प्रोसीजरल की और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। तो प्रोसीजरल में क्या था, पूरा प्रोग्राम है, पूरा विनियोग, पूरा सॉफ्टवेयर है हमारा, तो उसको हम पूरा एक ही पार्ट था वो। जबकि OOP के अंदर क्या किया हमने, उसको अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर, अलग अलग पार्ट के अंदर उसको हमने डिवाइड कर दिया। अब प्रोसीजरल में क्या था, अलग अलग पार्ट थे नहीं, तो आप किसी भी कहीं भी चेंज करो, किसी भी हिस्से में चेंज करो तो उसका पूरा इफेक्ट जो है आपके पूरे प्रोग्राम पे पड़ने वाला था। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता था, तो अगर आप चेंजेस करोगे तो वो चेंजेस क्या है, सुरक्षित नहीं है आपके लिए, उसमें कोई सिक्योरिटी आपको मिलेगी नहीं। આ સમસ્યાનો ઉકેલ ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग में एनकैप्सुलेशन द्वारा મેળવી શકાય છે। तो अब जो सॉल्यूशन था उसमें, उसका सॉल्यूशन क्या है, तो एनकैप्सुलेशन, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमको मिलने वाला है। तो उसमें क्या होगा, तो एनकैप्सुलेशन द्वारा डेटा, मतलब जो आपका प्रोग्राम का डेटा है और उसकी मेथड આ વડે માહિતીની ગણતરી થાય છે। તે સમયે ગણતરી થાય તે સમયે પ્રોગ્રામના અન્ય ઘટકો વડે ડેટામાં ફેરફાર સામે સુરક્ષિતતા બક્ષવામાં આવે છે। प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है अगर हमने, तो एक में चेंजेस करेंगे हम लोग तो बाकी चेंजेस में, यानी बाकी हिस्सों से हम इस हिस्से में चेंजेस नहीं कर सकते, या इस हिस्से से हम बाकी हिस्सों में चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा एक। તો આવા પ્રકારની રચના કે જેના દ્વારા ડેટા અને મેથડ સામે રક્ષણ પૂરું પાડવામાં આવે છે તેને એન્કેપ્સુલેશન કહેવામાં આવે છે। जहाँ पे हम डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे जैसे ही, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेटा एनकेप्सुलेशन, या एनकेप्सुलेशन खाली कहना हो तो। એન્કેપ્સ્યુલેશન ક્લાસને અંગત એટલે કે પ્રાઇવેટ ઘોષિત કરવાથી શક્ય બને છે કે જેથી ક્લાસના અંગત સભ્યો એટલે કે जो प्राइवेट मेंबर होंगे, जो क्लास के मेंबर होंगे, क्लासना मेंबर બહારના વિશ્વને सीधा उपलब्ध થતા નથી। अब देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल ज़्यादा क्लियर होगा आपको। अब जो क्लास बनाएंगे हम लोग तो हम उसमें अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी हम लोग दे सकते हैं उस क्लास को।
तो सिक्योरिटी में कितनी चीज़ आएगी, 4 और 4 पी आएंगे यहाँ पे, पब्लिक भी आएगा, प्राइवेट भी आएगा, प्रोटेक्टेड भी आएगा और पैकेज भी आएगा। अब अगर प्राइवेट है क्लास, क्लास को हमने प्राइवेट बनाया तो इसका मतलब क्या होगा, उसके बाजू में आप देख सकते हो नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड, मतलब प्राइवेट क्लास के जितने मेंबर है, ठीक है, उतने मेंबर ही उसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाहर के जो मेंबर होंगे दूसरे क्लास के, तो उसका वो प्राइवेट क्लास जो होगा उसका डेटा या उसके मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। अब नंबर 2 पे है प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड में क्या होगा, तो एक्सेसिबल टू डिराइव्ड क्लास। अब डिराइव क्लास क्या होगा, डिराइव क्लास मतलब चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब चाइल्ड क्लास मतलब क्या, कि हमने एक क्लास के ऊपर से दूसरा क्लास हम लोग बनाएंगे जब, ठीक है, अभी पढ़ेंगे आगे अगले वाले चैप्टर्स में चीज़ें भी आएगी सब, कि डिराइव क्लास क्या होगा, तो एक क्लास के ऊपर से हम उसकी दूसरी क्लास बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम पेरेंट क्लास बोलेंगे मेन क्लास को, और जो नई क्लास बनाई उसको हम बोलेंगे चाइल्ड क्लास, ओके। तो जब हम लोग ऐसा करेंगे मतलब क्या होगा, अब पेरेंट क्लास जो है हमारा, उसके जो मेंबर्स है, उसमें जो भी मेथड्स है या जो भी मेंबर है उस क्लास के, उस मेंबर को एक्सेस करना हो तो चाइल्ड क्लास के मेंबर भी उस प्राइवेट क्लास, सॉरी प्रोटेक्टेड क्लास जो है हमारा मेन क्लास, उसके मेंबर को वो एक्सेस कर सकेंगे। और तीसरा आएगा पब्लिक क्लास में क्या होगा, तो एक्सेसिबल टू आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब कहीं से भी आप इसका डेटा, इसके मेंबर्स को आप एक्सेस कर सकते हो। तो अगर एनकैप्सुलेशन में क्या होगा, एनकैप्सुलेशन में डेटा के ऊपर अलग अलग जो हमने क्लास बनाए उसके ऊपर आप अलग अलग लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो, ओके। तो ये एक चीज़ आएगी एनकैप्सुलेशन के अंदर, कि अगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज़ है, अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। જો તેની જરૂર હોય તો સાર્વજનિક મેથડ એટલે કે પબ્લિક મેથડ વડે ડેટાની ઉપલબ્ધ બનાવી શકાય છે। अगर आपको डेटा को पब्लिकली मतलब पूरे प्रोग्राम से आप कहीं कहीं भी आपको एक्सेस करना है अगर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको पब्लिक बनाना पड़ेगा, ओके। अगर आपको इसको सिक्योरिटी देनी है तो उसके लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन है प्रोटेक्टेड का, और एडवांस लेवल की आपको सिक्योरिटी देनी है अगर, कि क्लास का जो मेंबर होगा वही उसको एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए आपको देनी होगी सिक्योरिटी में प्राइवेट, ओके। तो ये होता है एनकेप्सुलेशन। एनकेप्सुलेशन डेटाने છુપાવવાની ક્ષમતા પૂરી પાડે છે। एनकेप्सुलेशन का मेन काम क्या है, डेटा को हाइड करेगा, डेटाने છુપાવવાની ક્ષમતા पूरी पाड़े છે। उसके बाद नंबर 2 पे आएगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या होगा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन में मतलब ये एक थॉट है, एक ख्याल है कि जो काम तो करेगा बैकग्राउंड में, बट वो काम कैसे करेगा वो पता नहीं चलेगा हमको, ठीक है। अब जैसे हमने कंप्यूटर से बताया, अभी कीबोर्ड से हमने दबाया कैपिटल ए या स्मॉल ए, ओके। तो अब स्मॉल ए जो हमने दबाया है और वो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन के ऊपर कि हमने यहाँ से ए दबाया, तो यहाँ से जब हमने ए दबाया वहाँ से लेकर वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होने तक अंदर ही अंदर बहुत सारी प्रोसेस हो जाती है, कि यहाँ से कीबोर्ड से करंट पास हो, सीपीयू में गया, सीपीयू ने उसको समझा कि क्या करंट कहाँ से आया, ये उसकी वैल्यू क्या है, अगर उसकी आज की वैल्यू में पहले कन्वर्ट करेगा उसको, फिर आज की वैल्यू से उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी से उसको एक्चुअल में डिस्प्ले करवाएगा। तो ये प्रोसेस बहुत लंबी है, बट ये काम इतना फास्ट हो जाता है कि हमको पता नहीं चलता। तब हमको क्या लगता है कि काम हो रहा है ये, बट काम कैसे हो रहा है वो अंदर ही अंदर उसी को मालूम है कि काम कैसे हो रहा है, करंट कहाँ से आ रहा है, उसकी वैल्यू कैसे पास करनी है, उसको डिस्प्ले कैसे करवाना है, ये सारी चीज़ें आएगी डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। ये तो हमने अभी हार्डवेयर का एग्जाम्पल लिया, बट प्रोग्रामिंग में इसको कैसे यूज़ करेंगे तो वो देखेंगे अभी। तो डेटा એબ્સ્ટ્રેક્શન એ ઓબ્જેક્ટની જરૂરી લાક્ષણિકતાઓને તેના અમલીકરણની વિગત સિવાયની માહિતીને રજૂ કરવાની પ્રક્રિયા છે। क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट की लाक्षणिकता जो होगी तेना अमलीकरण, यानी उसको आपको यूज करना है, अमल करना है उसको, तो ते विगत सिवायनी माहिती ने रजू करवानी प्रक्रिया है। एब्स्ट्रैक्शन एक ख्याल है, क्या लिखा है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एक थॉट है, एक ख्याल है। ते जे कार्य करे छे ते जणावे छे, वो काम क्या करेगा वो हमको पता चलेगा कि ये एब्स्ट्रैक्शन ये काम कर रहे हैं, बट लेकिन परंतु कार्य कई रीते करे छे ते जणावतो नहीं। क्या करेगा, वो काम करेगा, काम क्या कर रहा है वो भी पता चलेगा हमको, बट वो काम कैसे कर रहा है, उसकी अपनी प्रोसेस क्या है काम करने की, वो हमको बताएगा नहीं, वो हमको पता नहीं चलेगा, ते जणावतो नहीं। उदाहरण तरीके આપણે જ્યારે सी प्रोग्रामिंग में स्क्वायर रूट 25, मतलब एक फंक्शन हमने लिया स्क्वायर रूट, यानी कि 25 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 5, ओके। અને printf मतलब हमको स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करवाना है कि हेलो वर्ल्ड लिखा है ब्रेकेट के अंदर, જેવા વિધેય એટલે કે ફંક્શનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે તે કાર્ય કેવી રીતે કરે છે તે આપણને જણાતા નથી, પરંતુ કાર્ય થાય છે। આપણે ફોर एग्जांपल आपको दूं, अगर मैं आपने 11th में पढ़ा होगा कि लिनक्स के अंदर हमने देखा था, उबुंटू लिनक्स के अंदर, कि हमने स्क्रिप्टिंग किए थे, उसमें अलग अलग फंक्शन का हमने यूज़ किया था। कैलकुलेटर कैसे बनाना है, स्क्रीन पे मैसेजेस कैसे पास करवाना है, स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे लेना है, स्टैंडर्ड इनपुट कैसे लेना है, तो वो सब चीज़ें क्या थी, वो सब चीज़ें काम तो हो रहा था मतलब में।
आप स्टैंडर्ड इनपुट के थ्रू अपना डेटा एंटर भी कर रहे थे जब प्रोग्राम रन हुआ तब, फिर आपने कैलकुलेशन के लिए अलग अलग फंक्शन का भी यूज़ किया था, बट वो काम कैसे हो रहा था वो हमको पता नहीं था, बट वो काम हो रहा था, हमको पता था कि ये चीज़ हो रही है अंदर, बट वो काम कैसे कर रही है वो हमको पता नहीं था, तो उसको हम बोलेंगे डेटा एक्सट्रैक्शन। જરૂરી નિવેશ ડેટા પ્રાચલ એટલે કે ઇનપુટ ડેટા વેરિયેબલ્સ જો હોંગે એ સાથે ઉપયોગકર્તા નિર્મિત એટલે કે યુઝર ડિફાઇન વિધેય પણ ડેટા એબ્સ્ટ્રેક્શન પૂરું પાડે છે। ડેટા એબ્સ્ટ્રેક્શન આપણને વાપરવા માટેની એક રૂપરેખા કે ઢાંચો એટલે કે ટેમ્પલેટ પૂરા પાડે છે। સિસ્ટમમાં ડેટાનો સંગ્રહ, निर्माण અને જાળવણી કઈ રીતે થાય છે તે કેટલીક માહિતીને ગુપ્ત રાખે છે। अब हमने अपना डेटा स्टोर किया अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, उसको हमने क्रिएट किया, उसको इंसर्ट किया और उसको हमने सेव किया, तब वो सब काम कैसे हो रहा है वो हमको नहीं पता चलेगा, बस वो काम हो रहा है, हमारे लिए इतना काफ़ी है कि बस काम हो रहा है ये, बट वो काम कैसे कर रहा है वो उसी को मालूम अंदर अंदर। ओके, तो वो क्या करेगा, माहिती को કેટલીક માહિતીને ગુપ્ત રાખે છે, मतलब वो हमको पता नहीं चलेगा कि वो काम कैसे कर रहा है, वो चीज़ को वो हाइड करके रखेगा, तो वो क्या करेगा, वो भी एक लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। सी અને C++ ના એબ્સ્ટ્રેક્ટ ડેટા ટાઈપ એટલે કે એડીટી અથવા સ્ટ્રક્ચર અને C++ અથવા જાવાના ક્લાસ એ ડેટા એબ્સ્ટ્રેક્શનના ઉદાહરણ છે। ડેટા એન્કેપ્સ્યુલેશન પ્રોગ્રામની બહારથી ડેટા મેળવવાનું અટકાવીને ડેટાને સુરક્ષિત કરે છે, જ્યારે ડેટા એબ્સ્ટ્રેક્શન પ્રક્રિયાના અમલીકરણની માહિતીને ગુપ્ત રાખીને ડેટાની રજૂઆત વડે ડેટાને સુરક્ષિત બનાવે છે। अब एनकेप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, तो एनकेप्सुलेशन क्या करेगा, प्रोग्रामनी બહારથી ડેટા મેળવવાનું અટકાવે છે, प्रोग्राम के बाहर से डेटा लेने के लिए वो अटकाएगा और उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, सिक्योर बनाएगा। जैसे डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या करेगा, तो प्रक्रियाના અમલીકરણની माहिती, मतलब प्रक्रिया अगर हमने कुछ भी प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया तो उसको अमलीकरण जो होगा वो रन कैसे होगा, उसको एग्जीक्यूट कैसे करेगा वो, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको गुप्त रखेगा। गुप्त રાખીને ડેટાની રજૂઆત વડે ડેટાને સુરક્ષિત બનાવે છે। ओके, उसके बाद आएगा मैसेजिंग। मैसेजिंग मतलब हमारे मैसेजेस जो होते हैं फ़ोन के वो नहीं, या एक तरह से वो भी कह सकते हैं कि मैसेजिंग मतलब कुछ मैसेज पास करना, कुछ कमांड देना उसको। तो ऑब्जेक्ट आधारित परिभाषा में मेथड के बिहेवियर, मेथड मतलब क्या, ऑब्जेक्ट के साथ क्या होते हैं, बिहेवियर होते हैं ना संकળાયેલા, हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट के साथ बिहेवियर संकળાયેલા હોય છે, मतलब बिहेवियर उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, तो टाइम टू टाइम जिसमें चेंजेस आता रहेगा। तो ऑब्जेक्ट आधारित परिभाषाમાં મેથડ કે બિહેવિયર બોલાવવાની ક્રિયાને મેસેજિંગ કહેવામાં આવે છે। ઓબ્જેક્ટ આધારિત પ્રોગ્રામિંગમાં એન્કેપ્સ્યુલેશન કારણે બધી મેથડ કોલનું નિયંત્રણ ઓબ્જેક્ટ વડે થાય છે। જુદા જુદા ક્લાસમાં એક સરખા નામ ધરાવતી એક સરખી મેથડ હોઈ શકે છે। अब अलग अलग क्लास के अंदर मेथड के नाम सेम हो सकते हैं, ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल देखेंगे अभी, तो आप देख सकते हो कि पर्सन क्लास है, ठीक है, हमने दो क्लास बनाए, पर्सन क्लासમાં નામ એટલે કે નેમ નામની મેથડ છે, તેવી જ રીતે સ્ટુડન્ટ નામના ક્લાસમાં પણ નેમ નામની मेथड हो सके। अब हमने दो क्लास लिए, एक पर्सन लिया और एक स्टूडेंट। ओके, अब दोनों में नाम नेम नाम की जो होगी एक मेथड हो सकती है कि पर्सन का भी नेम हो सकता है और स्टूडेंट का भी नेम हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो જ્યારે प्रोग्राम में नेम मेथड वापरवामा आवे छे और हमने नेम नाम की मेथड को हमने कॉल किया, उसको यूज किया अगर, तो ત્યારે તે ऑब्जेक्ट द्वारा बोलाववामा आवे छे તે કયા ક્લાસનો છે તેના દ્વારા કઈ नेम मेथड ने अमल करवो તે नक्की करवामा आवे छे। अब जैसे कि हमने क्लास दो अलग अलग है, एक नेम है, सॉरी एक पर्सन है और एक है स्टूडेंट। ओके, दोनों में नेम नाम की एक मेथड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, नेम मेथड को हमने यूज किया अगर, अब क्या वो, अब उसको समझ कैसे पड़ेगी कि हमने नेम जो यूज किया है वो पर्सन वाले नेम यूज किया है या तो फिर स्टूडेंट वाला, तो वो उसको वो कैसे समझेगा, तो ત્યારે તે જે ऑब्जेक्ट द्वारा बोलाववामा आवे छे, अब वो ऑब्जेक्ट के ऊपर देखेगा कि कौन से क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है या स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, તે કયા ક્લાસનો છે તેના દ્વારા કઈ નેમ મેથડનો અમલ કરવો તે નક્કી કરવામાં આવે છે। तो हम लोग मेथड को कॉल करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे। ओके, अब ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे हम लोग, तो ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का है, अगर हमने नेम मेथड को कॉल किया तो वो पहले ऑब्जेक्ट देखेगा, जिस मेथड को कॉल किया उसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, अगर ऑब्जेक्ट वो है पर्सन क्लास का तो वो पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट लेकर आएगा, अगर वो है स्टूडेंट के क्लास का, स्टूडेंट क्लास का, तो वो स्टूडेंट के क्लास को अमल करेगा। ओके, તે મેથડનો અમલ કરવો તે નક્કી કરવામાં આવે છે। ઉદાહરણ તરીકે જો पर्सन क्लासના ऑब्जेक्ट वडे नेम वपराय तो તે पर्सन क्लासની नेम मेथडનો अमल करશે। क्या लिखा है, पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट हमने यूज करके नेम को यूज किया अगर, तो वो क्या करेगा, पर्सन क्लासની नेम मेथडનો अमल करશે। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम दो चीजें देखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। उसके बाद ये चैप्टर हमारा
पूरा हो जाएगा। ओके, आपको कोई डाउट है इस चैप्टर में या इसके पिछले वाले चैप्टर्स में तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।